हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मित्रा में। दोस्तों, बहुत ही खुशी की पहल है कि दोस्तों बिहार में डीएलएड का फॉर्म आ गया है, जिसका जो निर्धारित समय रखा गया है वो है आपका 2 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। संभव है कि आगे डेट बढ़ सकता है, क्योंकि इतने दिन में बच्चे बहुत सारे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं। अभी कुछ ही फॉर्म फिलअप हुआ है, तो दोस्तों 2 तारीख से स्टार्ट हुआ है, यानी 2 फरवरी से इसका डेट अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे तो था 10 जनवरी से ही, लेकिन अपडेट करते करते इसे 2 फरवरी से किया है, 15 फरवरी तक चलता हो सकता है, इसमें डेट आगे भी बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम इसे बेसिस जानकारी ले लेते हैं दोस्तों कि इसमें जानकारी क्या है, कि हमें कितना मार्क्स लाना है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले है कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। निगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन जो है आपको टोटल क्वेश्चन जो है आपको वो होगा 120 का। सब्जेक्ट आएगा आपका हिंदी, उर्दू। जो हिंदी रखे हैं हिंदी वाला आएगा, उर्दू है तो उर्दू, मुस्लिम है जो फैकल्टी आपको वहां दिया जाता है वो फैकल्टी के हिसाब से आता है, तो हिंदी उर्दू। उसके बाद होता है आपका एसएसटी आएगा, यानी जीके जीएस जिसे कहते हैं, जीके आ गया, जीके जीएस में आ जाएगा। उसके बाद साइंस से भी रहेगा क्वेश्चन, साइंस हो गया, मैथ और साथ में रीजनिंग। ये इतना चीज आपको आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आपका सब्जेक्ट है। इतना सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों, ये डीएलएड का जो फॉर्म होता है इसका बेसिक क्या होता है, 1 से लेकर प्राइमरी तक आप पढ़ा सकते हैं, यानी 1 से 5 तक की आपको कक्षा। उसमें छोटा छोटा नॉर्मल क्वेश्चन सब रहता है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा आपको। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपको 120 आएगा, और उसमें सिलेबस हिंदी, उर्दू, एसएसटी, साइंस, मैथ और रीजनिंग, ये सब 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल प्रश्न आपका 120 का। अब दोस्तों बता दें कि कैटेगरी के अनुसार इसमें कितना क्या लगेगा। ये देखिए दोस्तों, बिहार डीएलएड में आपको पास करने के लिए सबसे अहम मार्क्स लाना पड़ता है। वो मार्क्स आपको है, इसे मिटाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए जनरल। ये जनरल को जो है ना, जनरल को टोटल 80 से 85 मार्क्स लाना होगा। ये दोनों के बीच में मार्क्स होना चाहिए, तब जाके कहीं आपको चयनित सूची में नाम आ सकता है। ठीक है, अब आता है ओबीसी, बीसी, ईबीसी। ये सबको कम से कम 75 से 80 मार्क्स लाना होगा, मार्क्स। ठीक है, ये मार्क्स आपको लाना होगा, तब जाके कहीं आपको चयनित होगा। ठीक है, तब कहीं जाके आपका जो काउंसलिंग हो उसमें आपका नाम आएगा। अब आता है एससी एसटी। एससी वाले को क्या है, एससी वाले को कम से कम 60 से 65 मार्क्स लाना होगा, और एसटी वाले को सेम है, एसटी वाले को भी 60 से 65। और ईडब्ल्यूएस मतलब हुआ, इससे भी पिछड़ा कास्ट को कम से कम, ईडब्ल्यूएस मतलब जो थोड़ा लेवल में होता है, बड़ा कास्ट, उसे 70 से 75 नंबर लाना होगा। इसे 70 से 75 इतना कास्ट में लाना होगा। अगर जनरल में है तो आपको 80 से 85 मार्क्स लाना है। ओबीसी, बीसी, ईबीसी सब में आते हैं तो 75 से 80 मार्क्स लाना है। एससी एसटी में आते हैं तो 60 से 65 मार्क्स लाएंगे, तब जाके कहीं आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। दोस्तों, अगर अच्छा रिजल्ट रहने के बावजूद अच्छे ही इसमें आता है, तो चलिए देर किसकी बात की करनी है, हम इसकी बेसिक तैयारी करते हैं। दोस्तों, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जोड़ घटाव, गुना, भाग, ईटीसी बहुत सारा, जैसे प्रतिशत हुआ, लाभ हुआ, हानि हुआ, इस सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो हम छोटी छोटी चीजों को इसमें करेंगे। सबसे पहले इसमें मेन चीज हो जाएगा आप लोग का रीजनिंग। तो हम आज रीजनिंग का क्लास करेंगे, आज रीजनिंग इसी वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले बेसिक को समझ लीजिए, और इसको बता दें दोस्तों कि इसका एग्जाम आपको हो सकता है अंतिम चरण मार्च और या नहीं तो अप्रैल के पहली सप्ताह के बीच में ले लिया जाएगा। क्योंकि इसका जो 10 जनवरी से फॉर्म भरने का जो समय निर्धारित किया गया था, वो समय को बढ़ा के 2 फरवरी कर दिया गया। तो जो 10 तारीख से जो निर्धारित किया था, तो उसमें समय दिया गया था 6 मार्च का, लेकिन आपको जब टाइम फॉर्म जो फिलअप हो रहा है वो देरी से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो मार्च वाला जो है एग्जाम आपको हो सकता है कहीं अप्रैल में ले ले। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम जो करेंगे दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी चीज है वो है रीजनिंग। तो हम रीजनिंग को बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और रीजनिंग में रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति दोस्तों, जिसमें इसमें जितना आप अपना माइंड लगाएंगे उतना ही बेस्ट आपके लिए होगा। इसलिए
इस रीजनिंग को थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे ताकि समझ में आ जाए। चलिए इसको बेसिक जान लिए हम, अब हम बढ़ते हैं आगे। कितना किसको लाना है आप लोग समझ गए। चलिए सबसे पहले हम आज रीजनिंग की जो बात करेंगे वो चैप्टर करेंगे आज तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्या करेंगे क्षमता। आज हम चैप्टर इसका करेंगे तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। इसको क्या कहते हैं लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो इसे हम आज समझेंगे। दोस्तों इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको माइंड सेट करना पड़ेगा कि हम इस चीज को ऐसे कहें तो इस चीज को ऐसे कैसे कहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे यहां देखिए दिया हुआ है फूल अनुपात दिया है गुलदस्ता बराबर खिलाड़ी अनुपात डॉट। देखिए इसे आपको तर्क करना है, समझना है अपने आप में। इसे समझना कैसे से देखिए, इसे ध्यान से देखिए क्या करना है। इसमें सबसे पहले ये देखिए कि यदि ये फूल है तो फूल कहां रहता है गुलदस्ता में। तो गुलदस्ता में बहुत सारा फूल रहता है, एक ही फूल नहीं रहता। गुलदस्ता मतलब हुआ गुल, मतलब जो मिल के रहता है। तो फूल तो हमेशा एक दूसरे के सबसे मिल के रहता है। तो गुलदस्ता, फूल क्या है गुलदस्ता में है, ठीक है। तो गुलदस्ता में फूल ही रहता है। अब यहाँ पे इसका अकॉर्डिंग इससे मिल रहा है, तो खिलाड़ी जो है किस में रहेगा, एक टीम के दल में रहेगा ना, यानी कोच में। तो आपको ऑप्शन में ऐसे पूछा जाएगा, ऑप्शन रहेगा आपका, जैसे देखिए ए में दिया हुआ है खेल, बी में कप्तान, सी में मैदान और डी में क्या है टीम। तो अभी हमने क्या बताया आपको, देखिए गुलदस्ता जो है, गुलदस्ता फूल जो है गुलदस्ता में रहता है, तो खिलाड़ी किस में रहेगा टीम में ना। तो आई होप ये इसका क्या बनेगा, इसका एनालिसिस हम क्या कर सकते हैं। यदि फूल को गुलदस्ता में रखा जाता है तो खिलाड़ी को एक टीम में रखा जाएगा, एक टीम का होगा तब ना पूरे खिलाड़ी कहलाएगा। जैसे एक टीम में 12 दल होता है तो 12 दल होगा तब ना एक खिलाड़ी बनेगा। तो इसी तरीका से एक गुलदस्ता में फूल रहता है, तो उसी तरीका से एक खिलाड़ी में क्या रहता है टीम रहता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया टीम, ठीक है। अब आइए दूसरा में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जुलूस। क्या है जुलूस क्या करता है, मार्ग पे चलता है, ठीक है। मार्ग मतलब होता है रास्ता, ठीक है, ठीक। तो पृथ्वी पूछ रहा है क्या करेगा। देखिए एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस क्या करना है, जुलूस मार्ग पे घूमता है ना, मार्ग पे नहीं चल सकता है, तो जुलूस हुआ मार्ग पे घूमना। तो पृथ्वी क्या करेगा, अपने अक्ष पे घूमेगी ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्ष जिसे कहते हैं। पृथ्वी किस पे घूमेगी, अक्ष पे। जाहिर सी बात है जुलूस यदि मार्ग पे घूम रहा है तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी। तो जहां आपको ये अक्ष ऑप्शन दिखे आप उस पर मार सकते हैं। आगे चलिए आगे देखते हैं। अगला है पानी। पानी से क्या मिलता है, जीवन मिलता है। और यदि भूख लगे तो क्या होगा, बताइए आप लोग एनालिसिस कीजिए। थोड़ा सा आप लोग भी एनालिसिस कीजिए। थोड़ा सा आप भी एनालिसिस कीजिए। दोस्तों देखिए क्या कहते हैं यहां, पानी से हमें जीवन मिलता है, पानी से हमें जीवन मिलता है। तो हमें ऑप्शन को देखना है
कि ऑप्शन क्या कह रहा है, तो हमें ऑप्शन कह रहा है भूख से क्या होता है, तो शांति, मृत्यु, कठिनाई, रोग। जी बिल्कुल नहीं। पानी से यदि हमें जीवन मिलता है तो भूख से हमें क्या होगा, लास्ट में मृत्यु होगा। रोग तो नहीं हो सकता, भूख से तो कठिनाइयां नहीं हो सकता। और दूसरी बात है शांति तो भूख से नहीं हो सकता है। शांति मतलब होता है अपने आप को शांत रखना, मतलब मन को मना कर रखना, तो शांति वो हो गया। लेकिन इसका कंडीशन कहीं नहीं, तो भूख से क्या हो सकता है, एक मृत्यु ही हो सकता है। तो हमें मृत्यु तो संभव है, खाएंगे तो मृत्यु तो होना ही है। तो क्या मिल रहा है यहाँ, पानी से हमें जीवन मिला, तो भूख से क्या मिला, मृत्यु। आप यहां तक समझ में आ गया। अब हम आगे देखेंगे। अब देखिए अगला है आदमी। आदमी जो है, आदमी क्या करता है, चलना जानता है। आदमी चलना जानता है। तो पूछ रहा है मछली क्या करेगी, तो जाहिर सी बात है जब आदमी चलेगा तो मछली तैरेगा, यानी मछली तैरना जानता है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्या हुआ, आदमी चलना जानता है तो मछली क्या होगा, तैरेगा। तो आई होप इसका आंसर हो गया तैरना। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला है सहानुभूति। सहानुभूति का होता है द्वेष। क्या कहता है, सहानुभूति को यदि द्वेष कहता है तो घृणा को क्या कहेगा, घृणा को क्या कहेंगे। दोस्तों देखिए सहानुभूति का मतलब होता है दया दिखाना, दया करना, किसी पे दया करना, तो इसको हम कह दिए द्वेष। तो घृणा है, अब ऑप्शन में आपको आइए, तो घृणा, घृणा को हम कह सकते हैं ना प्रेम, अपोजिट। सहानुभूति में दया, दया का मतलब द्वेष, दया मतलब दया करना मतलब उसका दुष्कार करना, घृणा, घृणा मतलब उसका उल्टा प्रेम। आए आप यहां तक समझ गए। चलिए ये होता है एनालिसिस। दोस्तों आपको अपने आप पे ही माइंड लगाना है, इसे आपको समझना होगा। दोस्तों ये आपको क्वेश्चन 2-3 नंबर में आ सकता है, आपको क्वेश्चन पूछता है। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, दिन। क्या है, दिन है। दिन, दिन बराबर दिया है सप्ताह। ठीक है, तो सप्ताह को क्या कह सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन कितना नंबर था, देखिए 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, सप्ताह को हम क्या कहेंगे, सप्ताह, सप्ताह को हम क्या कहेंगे। दोस्तों देखिए दिमाग लगाइए, यदि यदि दिन मिल के सप्ताह हो जाता है, जैसे कहेंगे ना सोमवार, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, ये सब मिलकर क्या बनता है, एक सप्ताह बनता है। तो यदि इसी प्रकार सप्ताह को जोड़ देंगे, सप्ताह को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा महीना। तो आपका आंसर क्या हो गया, महीना। आयो यहां तक समझ गए। यदि सप्ताह को जोड़ेंगे, सप्ताह के दिन को जोड़ेंगे तो क्या होता है, पूरे सप्ताह हो जाता है। यदि सप्ताह महीना में जोड़ेंगे तो वो पूरा हो जाएगा महीना। आयो दिन को गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, सप्ताह, और सप्ताह को गिनेंगे तो महीना, तो आपका हो जाएगा महीना आंसर। आई होप अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। ये क्वेश्चन 6 नंबर हुआ, 7 नंबर देखिए। 7 नंबर कहता है भूसी चावल, भूसी अनुपात चावल। ठीक, खेल अनुपात बराबर क्या होगा। फटाफट आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, फटाफट। जल्दी बताइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, भूसी के चावल को, भूसी बराबर चावल, सॉरी यहां पे खोल नहीं है, खेल नहीं है, खोल है, खेल नहीं है, खोल। अब देखिए दिमाग लगाइए थोड़ा। अब दिमाग क्या लगाना है वो देखिए कि यदि यदि
चावल के छिलकों को हम भूसा कहेंगे तो खोल किसको कहेंगे? खोल किसका हो सकता है बताइए? चावल, चावल को हम जब कुटवाते हैं तो क्या निकलता है? भूसी। तो इसी प्रकार ऑप्शन से देखिए, अब ऑप्शन आपको क्या कहता है? ऑप्शन में है आपका सेम, उसके बाद है सेम, उसके बाद है अंडा, उसके बाद है मोती। दोस्तों अब देखिए कि यदि हम चावल को कुटवाते हैं तो मुझे निकलता है भूसी, उसी प्रकार खोल किस में आएगा? जाहिर सी बात है आपको अंडा में खोल देखने को मिलता है। जब हम अंडा को फोड़ते हैं तो हमें पाता है उसमें जो खाने का सामान होता है वो, तो खोल किस में हो जाएगा? अंडा में। आई होप आपका आंसर क्या हो गया? अंडा। चलिए अगला देखते हैं। आपको ऑप्शन से भी मानना है दोस्तों, ऑप्शन में भी रहता है, आपको ऑप्शन से भी कहीं कहीं लेना पड़ेगा आंसर। चलिए आगे देखिए, 8 नंबर कह रहा है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता जो है, सॉरी राष्ट्रपति है, पिता नहीं, राष्ट्रपति अनुपात भारत बराबर बराबर राजा, राजा अनुपात डैश डॉट, आपको बताना है। ठीक है, अब हम ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए में है आपका इंग्लैंड, इंग्लैंड, बी में चीन, सी में जॉर्डन, डी में फ्रांस। अब आप बताइए कि यदि राष्ट्रपति भारत में है तो राजा कहां होगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, फटाफट फटाफट बताइए, फटाफट। देखिए कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति कह रहा है कि यदि भारत में राष्ट्रपति है तो राजा कहां होगा? तो राजा जो है दोस्तों इंग्लैंड में राजा रानी होता है। आई होप यहां तक समझ में आ गया कि राजा हम इंग्लैंड में कहते हैं। इंग्लैंड में ना तो उसे राष्ट्रपति ना तो कुछ बोलते हैं, इंग्लैंड में राजा रानी ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका राजा क्या होगा? इंग्लैंड में। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहां पे राजा रानी का संवैधानिक अध्यक्ष ज्यादा होता है, इसलिए राजा इंग्लैंड में कहलाता है। अब हम 9 नंबर पे चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, डंडा सीधी, डंडा अनुपात सीधी। ठीक है, सैनिक अनुपात बराबर पूछ रहा है। ऑप्शन आपका ये रहा, क्या है ऑप्शन? सेना, बी बंदूक, सी युद्ध, डी वीरता। देखिए क्या है डंडा? डंडा जो है सीधी है। क्या है? डंडा सीधी है। जिस प्रकार डंडा सीधी का एक भाग होता है, डंडा जिस सीधी होता है, सीधी के साइड में लगाते हैं ना हम किनारा, तो उसे हम डंडा कहते हैं ना। कोई इंसान क्या करता है, वो स्टील का पैप लगाता है, उसे हम कहते हैं डंडा। तो डंडा यदि सीधी है तो सैनिक को हम क्या कह सकते हैं? क्या है? यदि क्वेश्चन देखिए फिर से, कह रहा है कि जिस प्रकार डंडा सीधी का एक भाग है, सीधी का भाग होगा ना एक डंडा, उस सीधी से रिलेटेड रहता है, उसी प्रकार जो है सैनिक क्या है? सैनिक सेना का एक भाग है ना,
सैनिक जो सेना में आता है। तो हमें पता चला कि ये जो सीधी दिया गया है वो इसका क्या है, एक भाग है, डंडा का। तो एक भाग जो है, तो उसी प्रकार ये जो सैनिक है किसका भाग होगा, सेना का। सेना का ही भाग में आते हैं सैनिक। आए यहां तक समझ गए? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आइए 10 नंबर पे, प्रकट। प्रकट गोपनीय, स्पष्टवादी, स्पष्टवादी, अनुपात, क्वेश्चन मार्क। अब हम ऑप्शन दे देते हैं आपको। ऑप्शन है आपका टूल, बी में गुप्तचर, सी में झूठा और डी में सर्वोत्तम। क्या है, सर्वोत्तम। अब आपको देखिए कि कोई चीज को यदि प्रकट करते हैं मतलब दिखाते हैं, उसको हम रखते हैं गोपनीय में। कोई चीज को हम जो प्रकट का संबंध किससे हो गया, जिस प्रकार प्रकट का संबंध गोपनीय से है, उसी प्रकार स्पष्टवादी का हम क्या कहेंगे, बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ऐसे तो हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन आप पहले बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। फटाफट जल्दी बताइए दोस्तों। देखिए, अब आप लोग उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में बताए होंगे। चलिए देखिए, जैसे इस प्रकट को, मतलब प्रकट मतलब होता है सामने आना। इस प्रकट को, सामने को क्या किया, छिपा दिया। सामने वाला को छिपा दिया। तो स्पष्ट मतलब होता है पूरा क्लियर करना। तो क्लियर का उल्टा क्या आ जाएगा, झूठा। तो ई क्लियर हो गया, झूठा। ये शुद्ध हिंदी बोला गया दोस्तों, इसीलिए आप लोग को कंफ्यूज लगता है। इसी जगह पे आपको देता सच्चा, तो आप सब तुरंत लगा देते झूठा। और यहां पे क्या देता, सामने का मतलब दिखाना का छिपाना। यहां दे देता दिखाना, यहां दे देता छिपाना। तो दिखाना का संबंध यदि छिपाना से है, तो जाहिर सी बात है सच्चा का संबंध झूठा से हो जाएगा। आई होप तो इसे शुद्ध वाक्य में बनाया गया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। तो प्रकट गोपनीय, स्पष्टवादी क्या कहलाएगा, झूठा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन, सूखना। सूखना, आर्द्रता। उसके बाद धुंधला, धुंधला। ऑप्शन दे दे, हराश, हराश, बी में धूल, सी में प्रतियोगिता और डी में प्रकाश। चलिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। फटाफट बताइए। चलिए देखिए, आर्द्रता मतलब होता है बहुत सारा तगड़ा धूप, जिसमें हम क्या करते हैं, सूखना। मतलब आर्द्रता में हम क्या करते हैं, सुखाते हैं। उसी प्रकार धुंधला में हम क्या करते हैं, प्रकाश करते हैं, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर क्या करें, आर्द्रता। आर्द्रता मतलब होता है कड़ी सी धूप में अगर कोई चीज को हम सुखा रहे हैं, तो उसी तरह अगर धुंधला है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए प्रकाश लाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश। क्लियर। चलिए आगे देखिए, 12 नंबर।
12 नंबर है आपका सहानुभूति, द्वेष, घृणा, ये बता दिया गया। कुआं 13 नंबर हम बता रहे हैं। अनुपात, गहराई, शब्द, देखिए ऑप्शन आपको दे देते हैं। वाक्य बी में अर्थ, सी में अक्षर, डी में ऊंचाई। अब आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। देखिए जैसे कुआं की लंबाई को हम गहराई कहते हैं, यदि गहराई है कुआं तो हम कह सकते हैं जिस प्रकार जो है कुआं को, जिस प्रकार क्या होता है कुआं की गहराई को मापी जाती है, उसी प्रकार शब्द को हम क्या करते हैं, उसी प्रकार हम शब्द को क्या करते हैं, तो शब्द को हम अर्थ लगाते हैं ना। जैसे मान लीजिए शब्द हम लिखे एक आग, तो आग पूछेगा कि अब हम आग को दूसरा अर्थ में क्या सकते हैं, तो अग्नि कह सकते हैं। तो हम आग का क्या लगाए, अर्थ लगाए एक अग्नि। तो हम क्या करते हैं, जिस तरीका से गहराई कुआं को हम गहराई मापते हैं, उसी तरीका से शब्द को हम क्या करेंगे, अर्थ में लाएंगे। शब्द मतलब अर्थ, आग, आग का मतलब होता है अग्नि, अग्नि फिर जलन फिर पावक, तो हम इस तरीका से अर्थ बनाते हैं। तो ये आपका होगा आंसर, आपका हो गया अर्थ। जिस तरीका से कुआं की गहराई को नापा जाता है, उसी प्रकार शब्द के अर्थ को जाना जाता है। आई होप समझ गए। तो ये हो गया आपका आंसर अर्थ। अब आइए 14 नंबर पे। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, चौदह नंबर क्वेश्चन है खुरदरा, खुरदरा अनुपात चिकना बराबर निचना, निचना है निचान है, निचान निचान बराबर पूछा है, क्या होगा दोस्तों। देखिए यहां ध्यान से, अब आपको पता चलेगा कि निचान होता क्या है। क्या होता है निचान, निचान का मतलब होता है, आपको ऑप्शन ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ले लेंगे तो आप लोग को भी आसान हो जाएगा थोड़ा, और आप लोग भी बना पाएंगे। ऑप्शन ए में है पहाड़ी, उसके बाद है बी में टीला, सी में है पर्वत और डी में है समतल। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। देखिए बनाए होंगे आप लोग। जिस प्रकार खुरदरा, खुरदरा मतलब उधर खाबर जो रहता है ऊंच नीच, ऊंच नीच, उसका संबंध क्या रहा है, चिकना से है, मतलब अच्छा से। जैसे हम कहते हैं ना कि ये रास्ता खराब है, उधर खाबर है, तो उधर खाबर मतलब कि खुरदरा है। खुरदरा मतलब कहीं पे अच्छा है, कहीं पे खराब है, कहीं पे जरकिन है, कहीं पे अगेरा, तो उससे खुरदरा को बोला गया चिकना। तो इसी प्रकार निचान को हम कहते हैं, निचान मतलब सबसे नीचा, टीला उल्टा, निचान का उल्टा क्या हो जाएगा, टीला। तो यह हो गया आपका आंसर। अब हम इसे अपनी भाषा में, जैसे मान लीजिए खुरदरा, खुरदरा मतलब हम कहते हैं ना रास्ता खराब है, इसका उल्टा हो जाएगा रास्ता चिकना है। फिर आता है निचान, निचान मतलब सबसे नीचा, सबसे नीचा है, हम उसे क्या कहें, सबसे टीला पर है, अपोजिट का। ठीक है, तो जिस प्रकार खुरदरा को यदि चिकना कहा जाता है, उसी प्रकार निचान को हम क्या कहेंगे, टीला कहेंगे। आयो समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15।
भूसी, भूसी चावल खोल, ये हो गया था। हम आगे चलते हैं। पंखुड़ी, पंखुड़ी, पंखुड़ी अनुपात फूल बराबर, ये बराबर होता है दोस्तों, 4 अनुपात दे दिया ऊपर नीचा करके, तो ये आपका हो गया बराबर। ठीक है, तो बराबर अध्याय, अध्याय अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपका, देख लीजिए, शीर्षक बी में, पंक्ति सी में, अनुच्छेद डी में, पुस्तक। ये रहा आपका आंसर। अब फटाक से आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे लगे कि आप लोग को ये रीजनिंग समझ में आ रही है। ये हम कहते हैं तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता। तो अपने आप में तर्क करना है और इसे विश्लेषण करना है, ताकि गुण बताना है, गुण कैसा है नहीं है। चलिए आप लोग बताइए, बताए होंगे। जैसे देखिए, जिस प्रकार क्या होता है, फूल में पंखुड़ी होता है ना, पंखुड़ी एक भाग है उसका। जिस प्रकार फूल में एक पंखुड़ी होता है, उसी प्रकार क्या कह रहा है, अध्याय। अध्याय किसके भाग होता है, तो एक पुस्तक में क्या होता है, अध्याय होता है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एक्सरसाइज। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सरसाइज। अब मान लीजिए कि फूल के अंदर में आता क्या है, पंखुड़ी आता है। तो पंखुड़ी जो फूल के अंदर में आएगा, तो अध्याय किसके अंदर में आएगा, पुस्तक के अंदर में ना। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, पुस्तक। आई होप इसे समझ गए। सबको अकॉर्डिंग देखना है दोस्तों। यदि फूल में पंखुड़ी होता है तो अध्याय में क्या आएगा, तो अध्याय में पुस्तक में ना अध्याय आता है। इसी तरीका से फूल में पंखुड़ी आया तो पुस्तक में होगा अध्याय। तो आपका आंसर क्या हुआ, पुस्तक। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर, दूध क्रीम बराबर धान अनुपात। अब इसमें हम ऑप्शन देंगे तो आप लोग भी बना लेंगे। कैसा है ऑप्शन, सो देखिए, भूसी बी में, चावल सी में, खेत और डी में चोकर। राइट। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए कि यदि हम दूध से क्रीम बनाते हैं, यदि दूध से हम क्या करते हैं क्रीम, तो हम धान से क्या बनाते हैं। अब आपको ऑप्शन में आएगा भूसी। भूसी क्यों, धान से भूसी बनता है, बिल्कुल नहीं, धान से चावल बनता है। धान से क्या निकलता था, भूसी, लेकिन बनता क्या है, चावल। जिस तरीका से दूध, जिस प्रकार हम दूध से क्रीम बनाते हैं, उसी प्रकार धान से हम क्या बनाते हैं, चावल। आई होप क्लियर। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अनुच्छेद, इसको हम बोलते गद बराबर छंद। ऑप्शन आप लोग को दे दें, ठीक है। ऑप्शन है आपका नाटक, बी में है पद, सी में है वृत्त और डी में है लय। अब आप लोग बताएंगे कि इसे कैसे हल करेंगे। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, फटाफट। देखिए
गद जो है ना, गद एक गद्यांश में क्या होता है, अनुच्छेद होता है। गद में जब अनुच्छेद हुआ तो उसी प्रकार छंद जो है किसमें होगा, छंद, छंद किसमें होगा, पद जैसा रहेगा तब ना छंद होगा। तो जिस प्रकार अनुच्छेद में गद होते हैं उसी प्रकार छंद में क्या होता है, पद होता है। तो ये आपका हो जाएगा पद, आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये आपका रहा आज का तर्क शक्ति विश्लेषणात्मक क्षमता, जिसे हम कहते हैं एनालिटिक रीजनिंग। तो आप लोग जो है इसे अच्छे से आप लोग बुक में भी कहीं भी मंगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसको अपने दिमाग से सोचना है, ठीक ना, ये तर्क शक्ति खुद से लगाना होगा। दोस्तों अगर ये समझ में आ गया तो कल हम आपको रिलेशन के बारे में बताएंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और एग्जाम जो आने वाला उसमें एकदम अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है। सबको तर्क शक्ति से तैयारी कीजिए, जुनून के साथ तैयारी कीजिए, ताकि ये एग्जाम आप लोग से बैक ना हो। सबको मौका मिलेगा पढ़ने का, सब मार्क्स लाइए, 80 85 70 75 60 65 काउंसलिंग में नाम पाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।